नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है उसके लिए जीके जीएस की स्पेशल क्लास नंबर 18 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अंतिम क्लास है आज। इसके बारे में बात करते हैं। और 18 क्लास में मैंने आपको वो संविधान पढ़ा के दिया है कि आपको विश्वास ना हो तो आप इन क्लासों को पढ़ लो। मैंने पहली भी क्लास में ही वादा किया था और हर क्लास में मैं कहता रहा कि विश्वास ना हो आप इन क्लासों को पढ़ लो। 99.99% आप क्वेश्चन पेपर में कर जाओगे। यदि पेपर में क्वेश्चन उल्टा सीधा आया तो यदि आप नहीं कर पाओगे तो उसको कोई भी नहीं कर पाएगा। ये मैं वादा करता। कम कंटेंट में कम समय में मैंने 18 क्लासों के अंदर आपको वो संविधान पढ़ा के दिया। आज भारतीय संविधान की अंतिम क्लास है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, लास्ट में इस पर भी बात करूँगा। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, नंबर पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। दोनों की बात करूँगा, नंबर भी आपको मैं दे दूँगा। कंप्लीट पीडीएफ जो मैंने आपको पढ़ाई है वही हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। कोई भी साथी ऐसी पीडीएफ फ्री में बिल्कुल नहीं देता, लेकिन मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, अंतिम क्लास है, इसके बाद अपन शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। और मैंने आपसे वादा किया कि यूपी कांस्टेबल के लिए और होमगार्ड के लिए आपको मैं कंप्लीट जीके जीएस पढ़ा के दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट, पेपर की दृष्टि से 1 नंबर। चलिए, लास्ट क्लास में आज का पहला पॉइंट है कि फैमिली कोर्ट की स्थापना फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 के अधीन हुई। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण का गठन 2016 में हुआ। भारत में राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? तो 2016 में हुआ। ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग एल्बर्ट के बिल में की गई थी। जो एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था उसमें करी गई थी। ये ब्रिटिश और जो भारतीय न्यायाधीश थे इनके बीच में समानता लाने की मांग, ध्यान रखना। इसी के वजह से एल्बर्ट अधिनियम आया, फिर बाद में उसमें विवाद हो गया तो उसे एल्बर्ट बिल विवाद कहने लगे। आगे बात करें, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब का है? तो 1861 का है। अच्छे पॉइंट है। अनुच्छेद 215 की बात करें तो इसमें लिखा गया हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। हाई कोर्ट कैसा है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 231 में बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट में 4 राज्यों का कार्यभार है। कितने? 4 राज्यों का कार्यभार है। जो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है। असम गुवाहाटी हाई कोर्ट में 4 राज्यों का कार्यभार है, ध्यान रखना। ठीक है। भारत आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था रूप में कार्य करता है। भारत आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। आगे बात करें, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितनी बार? 3 बार। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। पहली बार 24 अक्टूबर 1962 को चीन आक्रमण के समय। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आक्रमण के समय। 25 जून 1975 को तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है। तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसे समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। और अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लग चुका है? तो मणिपुर, याद रखना। ठीक है। मणिपुर में 11 बार लग चुका। पहले इसका आंसर उत्तर प्रदेश लगता था, यूपी में 10 बार लग चुका था, लेकिन अब इसका आंसर मणिपुर हो गया है। ये भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट, संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन 6 माह चलता है और अधिकतम 3 वर्षों तक चलता है। संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन वैसे 6 माह चलता और अधिकतम पूछे तो 3 वर्षों तक चलता। अगला पॉइंट, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है 11 बार। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में लगा है 10 बार, जो कि मैंने अभी आपको बताया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ, क्योंकि 2005 में ही एनडीआरएफ अधिनियम आया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भी आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते
और इसमें अधिकतम 9 सदस्य रहते। कितने? 9 सदस्य। अगर मैं यही बात यूपी में करूं, यूपी में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन 12 जनवरी 2011 को हुआ। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन 12 जनवरी 2011 को हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई। कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन ये आता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई। कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। प्रथम सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्लाह थे। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो दीपक संधू है, जो 2013 में बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दीपक संधू 2013 में बनी थी। आरटीआई की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम की मांग सबसे पहले कहाँ करी गई थी? तो राजस्थान में की गई थी। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 1 अगस्त 2019 का है। वैसे आरटीआई 2005 का है, लेकिन अगर संशोधन अधिनियम पूछ ले तो 1 अगस्त 2019 का है। अच्छा पॉइंट है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम सन 2002 का है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम कब का है? तो सन 2002 का है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को व्हिसल ब्लोअर कहा जाता है। क्या कहा जाता? व्हिसल ब्लोअर भी कहा जाता है। सीबीसी आयोग को व्हिसल ब्लोअर भी कहा जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में मनाया जाता। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता? तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसका गठन सन 2007 में हुआ, 0 से 18 वर्ष के बालकों के लिए संरक्षण करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आगे बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसकी स्थापना 1993 में हुई। 6वां अल्पसंख्यक का दर्जा जैन को दिया गया 2014 में। वैसे वर्तमान में कितने अल्पसंख्यक में आते? तो 6 वो समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, और 6वें नंबर पर जैन धर्म को दिया गया 2014 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन 18 अक्टूबर सन 2010 को हुआ। एनजीटी का गठन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, इनकी सिफारिश पर पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में बनाया गया। ध्यान रखना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, और इनकी सिफारिश पर पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में बनाया गया था। लोकपाल संबंधी मामलों को संसद में के मुंशी द्वारा 1960 में उठाया गया था। लोकपाल संबंधी मामलों को संसद में के मुंशी द्वारा उठाया गया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना, सर्वप्रथम यहाँ ये पेज हो गया, ठीक है। सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना या नियुक्ति महाराष्ट्र में हुई थी 1971 में। सर्वप्रथम, जैसे केंद्र में लोकपाल होता है ऐसे राज्य में लोकायुक्त है था। तो राज्य की बात करें तो सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना या नियुक्ति महाराष्ट्र में हुई थी 1971 में। सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा में 1970 में पारित हुआ था और लागू 1983 में हुआ था। तो अधिनियम उड़ीसा में आया था, लेकिन लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। लोकपाल केंद्र में और लोकायुक्त राज्यों में होता है। अभी मैंने आपको बताया। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 में कानून के रूप में 1 जनवरी 2014 में परिवर्तित हुआ। अधिनियम 2013 का है और परिवर्तित 2014 में हुआ। यूपी के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का है, पहले यह 6 वर्ष का था। जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 8 वर्ष का। पहले कितने वर्ष का था? तो 6 का। सीबीआई की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। सीबीआई के प्रथम निदेशक डीपी कोहली हैं। सीबीआई अकादमी की बात करूं तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है।
सीबीआई के प्रथम निदेशक डीपी कोहली हैं। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस बल से मिलती है, जिसका अधिष्ठान 1946 से प्राप्त है। सीबीआई को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती? तो दिल्ली पुलिस बल से। सीबीआई में 6 शाखाएँ हैं। वर्तमान में सीबीआई में 6 शाखाएँ हैं। प्रथम SC/ST आयोग का गठन 12 मार्च 1992 को हुआ और इसके पहले अध्यक्ष SH रामधन थे। कौन थे? पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन 12 मार्च 1992 को हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो SH रामधन थे। ओबीसी अधिनियम कब का है? तो 1993 का है। ओबीसी अधिनियम 1993 का है। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ, जिसके अध्यक्ष काका कालेकर थे। कौन थे? काका कालेकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ। आगे बात करें द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो 1979 में गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। अगला पॉइंट, संवैधानिक मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। संवैधानिक मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। व्यापार आदेश समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। व्यापार आदेश समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। साख समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। साख समिति के अध्यक्ष पूछे तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आगे बात करें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। आगे बात करें प्रस्तावना को गणतंत्र की जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा। प्रस्तावना को गणतंत्र की जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा। नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन हो चुका है। जो नागरिकता अधिनियम है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका? तो 6 बार। DPSP को भारतीय संविधान की नवीन विशेषता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। DPSP को जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें भारतीय संविधान की नवीन विशेषता किसने बताया? तो BR अम्बेडकर ने। DPSP एक चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार दे, प्रोफेसर KT साय ने कहा कि DPSP एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दे है, प्रोफेसर KT साय ने कहा। DPSP को लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र KC बिहर ने कहा। ये स्टेटमेंट हैं जो बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना, अच्छे पॉइंट है पेपर की दृष्टि से। UPSI संबंधित प्रश्न है जी, लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दिए क्योंकि लास्ट क्लास थी और अच्छे लेवल का भी पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर मैंने डाल दिए इनको। DPSP को पवित्र आकांक्षा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। DPSP को पवित्र आकांक्षा किसने कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कैसा नहीं है? परिवर्तनीय नहीं है। DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा आर्टिकल 71 में है। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा 71 में, और करेगा कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। पहले से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछे तो BB गिरी है। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो BB गिरी। पहला परिसीमन आयोग 1952 में बना। अभी तक 4 बार बना है परिसीमन आयोग। पहली बार कब बना? तो 1952 में। अभी तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी द्वारा लाया गया था 1963 में नेहरू जी के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किसके द्वारा लाया गया? तो JB कृपलानी द्वारा नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। अभी तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। टोटल कितनी बार? 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को लागू अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 5, 6, 7, 8, 9
60, 324, 376, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये वो 16 अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। कितने? 26 नवंबर 1949 को लागू अनुच्छेद 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे उसी दिन, जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। कुछ राज्य सूची के विषय देख लो। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, तीर्थ यात्रा, स्थानीय शासन, पुलिस, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते। संघ सूची में आएंगे रक्षा, नौसेना, शक्ति, विदेशी मामले, निवारक निरोध, बैंकिंग, रेलवे, मुद्रा, संचार, जनगणना और डाक। ये संघ सूची के विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, दिवालियापन, दिवाला, शिक्षा, वन विवाह हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, बिजली, सामाजिक नियोजन, कारखाने, समाचार पत्र। तो ये सब समवर्ती सूची के विषय है, यानी इन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते। अगला पॉइंट है बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों से है। बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों से है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता दोनों शामिल होते हैं। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की समिति जो बनती है उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों शामिल होते हैं। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है कितने? 4। तो कौन कौन से हैं? पहला है अजमेर मेखला, ठीक है। दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा था कुर्ग और चौथा था दिल्ली। तुमने पढ़े होगे संविधान में कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो वो कौन कौन से थे? तो अजमेर मेवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अगला पॉइंट, संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य ऊषा नाथ सैनी थे। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य ऊषा नाथ सैनी थे। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा BR अम्बेडकर को दी जाती है। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा BR अम्बेडकर को दी जाती है। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था। मुख्य प्रारूपकार या फिर चीफ ड्राफ्ट मैन किसे नियुक्त किया गया था? तो LN मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। ये आज की क्लास थी जो मैंने आपके सामने कंप्लीट करा दी और जो भारतीय संविधान की अंतिम क्लास थी। पेपर की दृष्टि से मैंने पूरा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एक एक पॉइंट, जेन्युइन पॉइंट, सिंगल पॉइंट आपके सामने कंप्लीट कराया। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड में आप पढ़ लेना। वादा है मेरा आपसे, झूठी बातें नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आपके भविष्य की बात है, तो मैं आपके भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करूँगा। पूरी मेहनत लगाई है मैंने आपको पढ़ाने में, 1 नंबर कंटेंट से। 18 क्लासों में मैंने आपका संविधान समाप्त कर दिया। PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF आपके लिए एक ये नंबर है, जो मेरे भाई का ही नंबर है, जो मेरे चैनल को थोड़ा देखता रहता है, ये उसका नंबर है। आप इसको यहाँ मैसेज कर देना कि भैया, आप इस पर लिख देना कि यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड संविधान PDF, कंप्लीट संविधान PDF। तो वो आपको कंप्लीट जरूर लिखना, ठीक है। यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड कंप्लीट संविधान PDF। तो वो आपको ये पूरी की पूरी 18 की 18 क्लासों की यही नोट्स जो आप आराम से प्रिंट भी करवा सकते मिल जाएगी आपको। 1 भी रुपया भी नहीं मांगेगा आपसे, कुछ भी नहीं मांगेगा, ठीक है। और बाकी का यदि आप यहाँ से ना मांग पाओ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से जुड़ जाना टेलीग्राम पर, तो वहाँ भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो आपको और भी कंटेंट मिलता रहेगा। नहीं जुड़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर पे मांग लेना। सहूलियत मेरे लिए, आपके लिए है, आपको जैसा बेटर लगे। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी की वीडियो सही लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और ख़ुद तो करना, अपने 5 दोस्तों से और करवा देना। इतनी मेरी हेल्प कर देना। अगर इस वीडियो को कल 30 लोग देखें, 30 लोग, और यदि वो लास्ट में देखें, तो उन सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है इस बार कि आप अपने साथी, दोस्त, यार, मित्र, परिवार, घर वालों के फ़ोन में अपना ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की अभी मुझे ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करो। बाकी की कंटेंट की गारंटी मेरी है, कम कंटेंट में, बेस्ट कंटेंट में, अच्छे कंटेंट में, क्योंकि मेहनत मुझे करनी। मैं जब ट्रेनिंग पर रह के सोचो, देखो 10 बजकर 51 मिनट हो रहे रात के,
आपके लिए मेहनत कर रहा, तो आप लोगों को सपोर्ट करने की आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना। आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अगले दिन से इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, पूरा जीके जीएस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के जाऊँगा और पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे के जाऊँगा। जय हिंद। बस आप विश्वास करो, बाकी आप मुझ पर छोड़ दो। ये बात मैं बार बार कह चुका। जय हिंद, जय भारत।